हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रमिक्स में 5 क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू साइंस एंड टेक कंपोनेंट। तो खास बात क्या है इस कंपोनेंट की, प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ के साथ टोटली आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे। बहुत ही ऐसे रेयर चांसेस होंगे जहाँ पर आपको जो बेसिक साइंस वाला कंपोनेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात कि जो हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो उस हद तक यहाँ पर कामयाब नहीं है, क्योंकि इसमें आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जितने भी आपके 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं उसमें जितने भी साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं उन्हें आप थोड़ा पढ़ें, उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज हो, ताकि अगर क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट तो वहाँ पर दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं और उनके साथ की क्या कंटेक्स्ट या टॉपिक है उनके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। पहले में बात हो रही है एमलेक्स के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर से इसके कंपेयर किया गया है। फिर फ्लेवोनॉइड्स के बारे में कहा जा रहा है एक न्यू स्पेस मटेरियल है। थर्ड में स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 3 स्टेटमेंट्स, 3 ऑप्शंस आपको यहाँ दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करंट अफेयर्स अगर आप डे टू डे उसमें टच में है तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ एमलेक्स के बारे में करेक्टली बताया गया है। रिसेंटली आईआईटी रोपड़ द्वारा ये डिवाइस तैयार किया गया है, हम डिस्कस करेंगे इसका। और जो थर्ड पेयर में बात हो रही है, टू बी स्पेसिफिक, स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया, आपके स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। बट जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये आपका न्यू स्पेस मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही करेक्ट थी, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो एमलेक्स के बारे में पहले बात कर लें कि बेसिकली यहाँ पर आईआईटी रोपड़ द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इस तरीके का ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस यहाँ पर तैयार किया गया है एमलेक्स। क्या करेगा ये? बेसिकली राशनिंग से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन बचाने की कोशिश करेगा, कि जो ऑक्सीजन की वेस्टेज होती है उसे यहाँ लिमिट करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से करेगा? कि जब भी आपके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी इनहेलेशन के दौरान तो वो सप्लाई करेगा, और वो जो ट्रिप कर जाएगा जब आपका पेशेंट एक्सेल करेगा CO2। ठीक है, जिसके चलते जो ऑक्सीजन वेस्ट होनी है वो उसे बचाने की कोशिश करेगा, ताकि ज़्यादा समय तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर सके। ठीक है जी। फ्लेवोनॉइड्स के बारे में बात करें तो एक तरीके के कंपाउंड्स हैं जो आपके नेचुरली काफ़ी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। जैसे कि आपके जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी हैं, वाइन हो गया, टी होगी, चॉकलेट, उनमें भी पाए जाते हैं। तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स आपके अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग तरीकों से बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है जी। बट खास बात क्या है कि दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, और जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकालने में भी काफ़ी ये हेल्प करता है। तो एक तरीके का डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं जो आपके स्पिन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए एक न्यूलॉजिज्म, एक नई टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है, जिसे हम बेसिकली मैग्नेटो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक स्पिन रहती है, जिसे हम प्लस माइनस हाफ के उससे भी जानते हैं। ठीक है जी। हम बचपन में जो हमारी बेसिक साइंस होती थी, या हम कह सकते हैं +1 +2 की जो साइंस होती थी, वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते थे, स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसी की ही जो स्टडी है उसी से रिलेटेड है आपका स्पिनट्रॉनिक्स। तो आपका थर्ड पेयर वहाँ पर बिल्कुल करेक्टली मैच था। काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी ये मानी जा रही है, जिसके चलते ये माना जा सकता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको और ज़्यादा ये इम्प्रूव कर सकता है। उसकी जो डेटा का जो इशू है, जो उसकी स्टोरेज का इशू है, उसे काफ़ी हद तक ये सॉल्व कर सकता है। ठीक है जी। अब देखते हैं किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। उसी से रिलेटेड हम आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बात हो रही है mRNA वैक्सीन के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी बाकी वैक्सीन होती हैं उनकी तरह ये नहीं है। इसमें क्या करती है ये वैक्सीन? ये हमारे सेल्स को यहाँ टीच करती है कि जो प्रोसेस है कि किस तरीके से प्रोटीन खुद बनाना है, जो कि ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड आर बॉडीज। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी mRNA वैक्सीन रहती हैं, तो बेसिकली इनमें जो सेकंड शॉट होता है इस वैक्सीन का, वो किसी और वैक्सीन का भी लग सकता है, बट इट हैज़ टू बी अ mRNA वैक्सीन। कि बेसिकली जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कोविशील्ड और आपकी कोवी वैक्सीन लग रही है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको पता ही है कि बेसिकली अगर आपको कोवैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज में, तो सेकंड डोज में भी
कोवैक्सीन ही लगेगी। बट यहाँ ये सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपके mRNA वैक्सीन में क्या होगा कि अगर वो इस कैटेगरी की वैक्सीन है तो आप कोई भी शॉट लगवा सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। mRNA वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली इंडिया की भी पहली इस तरीके की वैक्सीन डेवलप की गई है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल सही बात की गई है कि जैसे कि जो आपकी कन्वेंशनल वैक्सीन्स हैं उनमें क्या रहता है कि आपका या वीक वायरस का जो रहेगा उसे बॉडी के अंदर डाला जाएगा ताकि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है जी। उसके चलते जो हमारी इम्यूनिटी है वहाँ पर बूस्ट होगी, एंटीबॉडीज वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। बट यहाँ पर जो आपके mRNA वैक्सीन्स हैं ये बेसिकली जी हमारे सेल्स को यहाँ सिखाती है कि प्रोटीन क्रिएट की जा सके जिसके चलते हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर करेगा, ठीक है जी। प्रोटीन क्रिएशन की यहाँ बात होती है mRNA वैक्सीन्स में। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट सेकंड में ये इनकरेक्टली बताया गया है। बेसिकली mRNA वैक्सीन्स में भी आपका अगर फर्स्ट डोज किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन का लगा है तो सेकंड भी उसी वैक्सीन का लगेगा, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से है, बट पहले यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लें। ये ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, इजी मीडियम कैटेगरी हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली mRNA वैक्सीन्स आपकी न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन्स हैं जो कि अभी तैयार की जा रही हैं जितने भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ रहती हैं, और खासकर जो अभी आपका कोविड-19 चल रहा है। तो बेसिकली जैसे कि हमने बात की बाकी वैक्सीन से किस तरीके से अलग है कि यहाँ पर ये सेल्स को टीच करती है। यही मेन पॉइंट है और यही आपको इससे रिलेटेड याद भी रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन हैं जिनके बारे में आपको पता है कि फाइजर होगी आपकी बायोएनटेक वाली, ठीक है जी, फिर आपकी मॉडर्ना, ये दोनों ही आपकी mRNA वैक्सीन हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो GCO19 इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन है जो कि पुणे बेस्ड जिनोवा इन कोलैबोरेशन विद द सियाटल बेस्ड HDT बायोटेक कॉरपोरेशन इनके साथ बनाई जा रही है, ठीक है जी। तो ये जो फैक्ट्स रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आपको वैक्सीन दी गई हो यहाँ पर और दूसरी साइड आपको कैटेगरी का नाम दिया गया हो, आपसे पूछा जा रहा हो कि कौन सी वैक्सीन आपके कौन सी कैटेगरी में लाई करती है। जैसे कोविशील्ड के बारे में बात होगी, फाइजर के बारे में बात होगी और यहाँ पर आपको लिखा है mRNA या फिर कोई और वैक्सीन है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन की पेरिफेरी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बट जो उसे प्रिपेयर करने वाली बात है, जो उस टॉपिक को प्रिपेयर करने वाली बात है वो आपके ही हाथ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर बात हो रही है ब्लैक कार्बन के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट देखें, कह रहे हैं ब्लैक कार्बन के बारे में कि ये पार्ट है आपके फाइन पार्टिकुलेट का एयर पॉल्यूशन में जिसे हम PM2.5 भी कहते हैं और एक कंट्रीब्यूट भी करता है टू क्लाइमेट चेंज। सेकंड में कह रहे हैं रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि आपका जो कोविड-19 का इन्फेक्शन काउंट है वो इंक्रीज हुआ जब आपके ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुई। थर्ड में कह रहे हैं कि आपका ब्लैक कार्बन ये आपका किस तरीके से बनता है, बाय द कंप्लीट कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एंड अदर फ्यूल्स। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। आपने ज़रूर पढ़ा होगा ब्लैक कार्बन के बारे में। हम इस फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है कि ब्लैक कार्बन आपका पार्ट रहता है फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन PM2.5 का और कंट्रीब्यूट भी करता है क्लाइमेट चेंज में। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी करंट अफेयर बेस्ड स्टेटमेंट है कि बेसिकली रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन काउंट है वो इंक्रीज किया हुआ है जब आपका ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड में जो बात हो रही है कि इसकी जो क्रिएशन है, जो इसकी फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कंबशन से होती है फॉसिल फ्यूल्स के। तो देखिए अगर आपकी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि वुड्स होगी या बाकी फ्यूल्स हो गए, जब उनकी कंप्लीट कंबशन होगी तो वो आपका CO2 ही वहाँ पर निकालेगा। तो बेसिकली जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तब इस तरीके के बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड आपकी इनकरेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था ब्लैक कार्बन के बारे में, अगर आपको पता होगा तभी आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। DND हमारा जो 27-28 जुलाई का है उसी में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जिस दौरान इसकी जो रिजल्ट आई है, जो ये यहाँ पर स्टडी कंडक्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी द्वारा, जो कि आपका पुणे में लोकेटेड है, कि बेसिकली जो आपका ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स हैं
उसकी वजह से आपके कोविड-19 के केसेस में भी इंक्रीज आया है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा डिटेल में यहाँ डिस्कस किया गया है, लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप ज़रूर इसे जाके देखिए। तो ब्लैक कार्बन बेसिकली जो हमने बात की, इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है फॉसिल फ्यूल्स की तब ये बनता है। जैसे कि हमने बात की कंप्लीट कंबशन होगी तो क्या होगा कि जितना भी कार्बन होगा उस फ्यूल में वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जब आपका कंबशन इनकम्प्लीट रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ बनेगा, कार्बन मोनोक्साइड भी बनेगा, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनेंगे और इस तरीके के ब्लैक कार्बन कंपाउंड्स भी वहाँ पर बनेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्यों है, काफ़ी ज़्यादा इसके सोर्सेज हैं, आपको पता होने ज़रूरी हैं। हाउस होल्ड एनर्जी होगा 51% माना गया है, ट्रांसपोर्ट 26%, एग्रीकल्चर। ठीक है जी, ये सभी इसके सोर्सेज हैं ब्लैक कार्बन के। क्या किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो क्लाइमेट का ही है। आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो आपके क्लाइमेट के चेंजेस आ रहे हैं, फिर जो हमारे हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट है इसका, लंग डिजीज़ बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ रहे हैं। वेदर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, स्नो और आइस के ऊपर कि जो उसकी मेल्टिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर एक्सेलरेट हो रही है। एग्रीकल्चर के ऊपर की सनलाइट रिड्यूस हो रही है क्योंकि आपका स्मॉग बढ़ता जा रहा है वहाँ पर। ठीक है जी, फिर उसकी वजह से जो हमारी प्लांट की हेल्थ है या हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी है, फार्मर्स की इनकम है, तो कितना डाइवर्सिफाइड इम्पैक्ट है एक छोटी सी चीज़ का। तो इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है। जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, देखें उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं। आप मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों की ही यहाँ पर तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं नौका रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक देश द्वारा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं ये आपकी एक स्पेस लेबॉर्ट्री है जो कि प्राइमरीली सर्व करेगी एज अ रिसर्च फैसिलिटी। सेकंड में कह रहे हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक आपकी लार्ज लेबॉर्ट्री की तरह ही है जो कि स्पेस में है और अलाउ करती है एस्ट्रोनॉट्स को कि वो उसके वहाँ पर आएँ, थोड़े महीनों या हफ्तों के लिए रुकें और माइक्रो ग्रेविटी में वहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें। ठीक है जी, थर्ड में कह रहे हैं नौका जो है ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। रिसेंटली अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और न्यूज़ में भी आपका काफ़ी आ रहा था। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि नौका आपकी एक स्पेस लेबॉर्ट्री है जो कि आईएसएस के साथ इंटीग्रेट कर दी जा चुकी है। जब इंटीग्रेशन इसकी की गई, जब ये वहाँ पर लैंड हुआ, बेसिकली हम कह सकते हैं उसके साथ ज्वाइन किया गया, तो कुछ डिफिकल्टीज आई थी जिसकी वजह से ये पूरा टॉपिक ही काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है। ठीक है जी, सेकंड में जो बात हो रही है आईएसएस के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया गया, आप इजीली बता सकते थे यहाँ पर। थर्ड में जो बात हो रही है कि नौका आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपकी रशिया द्वारा लॉन्च की गई है। हालांकि इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए थे। ठीक है जी, तो इसके आधार पर आपकी पहली और दूसरी करेक्ट है, सो ए ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, करंट अफेयर लेवल हम कह सकते हैं इसे। ठीक है जी, तो नौका बेसिकली ये काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग चल रही है कि इसे लॉन्च किया जाएगा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस और टेक्निकल इश्यूज इसका जो लॉन्च है वो पोस्टपोन ही होता गया। ठीक है जी, नौका का मतलब क्या है, साइंस माना जाता है रशियन में, और ये सबसे बड़ी इस तरीके की स्पेस लेबॉर्ट्री है जो कि रशिया द्वारा लॉन्च की गई है अभी तक, और ये आईएसएस के लिए एज अ रिसर्च फैसिलिटी का काम करेगी। ठीक है जी, क्यों ये न्यूज़ में रही, तो बेसिकली ये जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब इसे डॉक किया जा रहा था तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लॉस ऑफ एल्टीट्यूडनल कंट्रोल यहाँ पर पाया गया। ठीक है जी, और ये अराउंड 45 मिनट्स के लिए रहा, बट बाद में सिचुएशन आपकी कंट्रोल कर दी गई थी। तो इसी से रिलेटेड आपके अभी न्यूज़ में भी चल रहा होगा, अगर आप भी आज भी देखेंगे इस न्यूज़ को तो आपको ज़रूर इससे रिलेटेड 3-4 आर्टिकल्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका जो भेजा गया था ऑर्बिट में यूजिंग प्रोटॉन रॉकेट भेजा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, प्रोटॉन रॉकेट क्यों खास है रशिया के लिए, आप बताइए कब ये लॉन्च किया गया था, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई थी, थोड़ा पढ़िए इसके बारे में। इस तरीके की जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो बेसिक सा क्वेश्चन था करंट अफेयर बेस्ड, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ में, जहां बात हो रही है कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में और उनसे जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में। 3 पेयर्स आपको यहाँ दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच हैं। पहले में बात हो रही है परम शिवे के बारे में, आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में बात हो रही है। सेकंड में परम शक्ति के बारे में कह रहे हैं आईआईटी खड़गपुर। थर्ड में कह रहे हैं परम ब्रह्मा कि आइसर में इसका स्थापना की गई है। ठीक है जी, 3 पेयर्स दिए गए हैं, सोचिए इसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो बेसिकली यहाँ पर आपके तीनों ही पेयर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपको पता ही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमारी भारत सरकार का लॉन्च हुआ है, जिसके चलते काफ़ी हद तक जो हमारी सुपर कंप्यूटिंग की हम कह सकते हैं प्रोसेस है या जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने की बात की गई है। तो बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था टू एनहांस द रिसर्च कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, क्योंकि अगर हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स रहेंगे तो जो हमारी सुपर कंप्यूटिंग की जो कैपेसिटी है या हमारी जितनी भी रिसर्च वर्क होनी है, जो कि आप जिसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, आइट्रेशंस होती हैं जो कि प्रोसेस करनी ज़रूरी रहती हैं। तो जितनी अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा सुपर कंप्यूटर्स का, उतना ही हमारा बाकी सेक्टर्स में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर मिशन को काफ़ी ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो परम शिवे जैसे कि हमने बात की इंडिजिनियसली आपका तैयार किया गया है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली जो कि IIT BHU में रखा गया। फिर आपका परम शक्ति हो गया, परम ब्रह्मा हो गया, परम युक्ति, परम सगनक, ये सभी आपके इंस्टॉल किए गए हैं। सभी की लोकेशंस आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर अब फेज़ 2 चल रहा है आपके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। अब यहाँ पर कंप्लीशन की डेट रखी गई है सितंबर 2021 की, कि जिसके चलते जो हमारी कंट्री की कंप्यूटिंग पावर है वो आपकी 16 पेटाफ्लॉप्स तक पहुँच जाएगी। तो अब आप बताइए यहाँ पर ये जो पेटाफ्लॉप्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। तो इसी के चलते रिसेंटली आपके काफ़ी MOUs भी साइन किए गए हैं विद अ टोटल ऑफ 15 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जिसके चलते आपके सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश किए जाएंगे इंडिया में। इसमें आपके काफ़ी IITs भी हैं, NITs भी हैं, नेशनल लैब्स भी हैं, ICERs भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ये पूरा ही मिशन। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो ये मिशन यहाँ रखा गया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है जी। तो 5 क्वेश्चन थे आज के आपके। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली अपने करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। DND का इनिशिएटिव है आपका, जिसमें डेली न्यूज़ डिस्कशन की जाती है। फिर आपका एडिटोरियल्स का इनिशिएटिव है, चल रहा है अभी, हर ऑल्टरनेट डेज ये आपका शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप डेली अगर इन इनिशिएटिव्स को फॉलो करें तो आपकी काफ़ी यहाँ पर जो न्यूज़पेपर वाली प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है जी। फिर वहीं से रिलेटेड आपके लिए 2 मिनट्स में प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को यहाँ से कवर कीजिए और फिर प्रीमिक्स में आके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यही सिंपल सी प्रोसेस है जो आपको प्रीलिम्स तक फॉलो करनी है। तो जाने से पहले एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बैच 4 के कोर्सेज आपके जो लॉन्च किए गए हैं उनके एनरोलमेंट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 7 अगस्त तक। ठीक है जी। जाके चेक कीजिए इसके बारे में। 4 कोर्सेज हैं। PCM जो कि आपका जनरल स्टडीज़ का है, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच है, PSIR आपका ऑप्शनल बैच है, देन कम्स योर ऐसे बैच। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इसकी लास्ट डेट तो आज तक ही थी, बट काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड आ रही थी, बच्चों की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि इसकी एनरोलमेंट डेट और बढ़ा दी जाए, रजिस्ट्रेशन डेट और बढ़ा दी जाए। तो 1 वीक तक अब और बढ़ा दी गई है। आप ज़रूर इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई